मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम खिलजी काल पर बात करने वाले हैं। खिलजी काल। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, कॉलेज एजुकेशन, राजस्थान। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल को हम सामान्य रूप से ये बिंदु आता है कि इसके हमने जैसा कि पहले बताया है, इसके दो भाग हैं। एक को हम सल्तनत पीरियड कहते हैं, जिसको इंडो अफगान या फिर यूँ कहें कि तुर्क अफगान काल, और एक को हम मुगल काल कह देते हैं। ये परंपरागत अवधारणा है। इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो खिलजियों का आता है। खिलजी जो है, वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी को सबसे महत्वपूर्ण शासक माना गया, न केवल खिलजी काल का बल्कि मुख्य रूप से हम इसको सल्तनत काल का भी मुख्य शासक मानते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आज हम इसमें से मुख्य बात चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी पर। ये बात हमने पहले की है कि किस तरह से सल्तनत काल में 4 राजवंश हमारे पास दिखाई देते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। भारत में इसके अलावा और बहुत से राजवंश हैं, बहुत से राज्य हैं, लेकिन हम केवल ये दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो स्लेव या ममलूक राजवंश है, जिसे गुलाम राजवंश कहते हैं। दूसरा राजवंश हम खिलजी राजवंश कहते हैं, जो 1290 से 1320 पर रहा, जो कि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं आज। और इसी के अंतर्गत मुख्य रूप से हम जब चर्चा करें कि कौन थे खिलजी। खिलजी दरअसल ये अफगानिस्तान के कंधार के इस इलाके से आए थे, इस इलाके से आए थे कंधार के पास, और इसी प्रक्रिया में ये लोग भारत के भीतर प्रवेश करते हैं तुर्कों के साथ। तो एक पहला व्यक्ति आता है जब हम बात करें कि जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन। फिर आता है अलाउद्दीन, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये 3 शासक बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा राजवंश है एक्चुअली। तो इस छोटे राजवंश में हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये सबसे बुजुर्ग रहा, और इसकी हत्या करके अलाउद्दीन सत्ता में आया। और बाद में अलाउद्दीन की जब 1316 में डेथ हो जाती है तो कुतुबुद्दीन खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी, ये शासक बनता है। तो ये आप देख सकते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने इस राजवंश की स्थापना की, और जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड लगभग इसको यूं मान लें हम कि ये 1290 से और 96 तक रहा, और उसके उपरांत 96 से लेकर के 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का काल रहा, और 1320 में आकर के तो ये राजवंश समाप्त ही हो गया। यहाँ ये बात हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो मुख्य भूमिका आती है वो शुरुआत के तौर पर उसने दक्षिण का अभियान किया था और बहुत नाम कमाया था। साउथ में बहुत नाम कमाया था, बहुत धन कमाया था, और इसी धन के माध्यम से, इसी के माध्यम से उसने लोगों को खरीद लिया और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। के.एस. लाल एक बड़े महत्वपूर्ण इतिहासकार है। के.एस. लाल, उन्होंने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ खिलजीज। इसमें आप देखेंगे कि खिलजी भी लिखा होगा, कुछ इंग्लिश की किताबों में खलजी भी लिखा होता है, ये आई नहीं होता, उसमें खलजी लिखा होता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी जो कि पहला शासक था, उसने एक खिलजी क्रांति की। खिलजी क्रांति शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, खिलजी क्रांति। ये कई बार पूछा जाता है, यूपीएससी आईएएस वगैरह में भी पूछा जाता है खिलजी क्रांति क्या है। खिलजी क्रांति ये है कि गुलाम वंश का जो एक ताना बाना था, ममलूक वंश का जो ताना बाना था, तुर्कों का एक ताना बाना था, उस ताने बाने के खिलाफ खिलजी, जो खिलजी हुआ करते थे, एक खिलजी पूरा एक समुदाय था, उन लोगों ने किस तरह से सत्ता परिवर्तन किया, किस तरह से सत्ता में चेंज किया, उसे हम खिलजी क्रांति का नाम देते हैं। अब ये अलाउद्दीन खिलजी की बात आती है, जिसका दूसरा नाम आता है सिकंदर इसानी, दूसरा सिकंदर, सेकंड अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर आप सब हम जानते हैं कि सिकंदर एक ग्रीक शासक था, और जिसने दुनिया के एक बहुत बड़े भाग को जीता, जिसे विश्व विजेता भी बोल दिया जाता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने नाम रखा सिकंदर इसानी, दूसरा सिकंदर, दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये लगभग 1296 से लेकर के और 1316 तक ये शासक रहा, बहुत बेहतरीन योद्धा भी था, और खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान रहा, और मूल नाम उसका मिलता है अली गुरशप। मैं यहां लिख देता हूं
अली गुरशप नाम उसका मिलता है। अब क्यों क्यों फेमस है, क्या क्या किया है इस अलाउद्दीन खिलजी ने, जरा इस बारे में भी चर्चा कर ले। अलाउद्दीन खिलजी ने जो काम किए हैं उसमें एक तो ये है उसका विजय अभियान, एक आता है उसका सुरक्षा का पक्ष, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, और एक आता है उसका सुधार। इसमें सभी तरह के सुधार आ जाएंगे, मार्केट कंट्रोल आएगा, बाजार नियंत्रण नीति है, लैंड रेवेन्यू का पूरा सिस्टम है, और इसके अलावा उसने जितने भी तरह सैन्य सुधार किए वो सारे इसमें आते हैं। सुरक्षा, खास करके मंगोलों के जो आक्रमण हो रहे थे उन आक्रमणों से उसने कैसे दिल्ली को बचाया, सीरी नाम के एक किले को उसने स्थापित किया। ये आप देख सकते हैं यहां पर 1 by 1, ये मंगोलों का उस जमाने का अटैक है। सबसे ज्यादा अटैक अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में हुए, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में सबसे ज्यादा अटैक हुए, और इसीलिए दिल्ली के पास में उसने सीरी नाम का किला बनाया और सीधे युद्ध हुए। अभी तक सीधे युद्ध नहीं हो रहे थे दिल्ली सल्तनत के शासकों के, अब सीधे युद्ध हुए, और बल्कि वो कहा भी करता था कि अगर मंगोल जीत जाएं तो दिल्ली उनका, और नहीं तो दिल्ली में मेरा राजमुकुट मेरे पास है। तो इस तरह से उसने एक नया सिस्टम डेवलप किया और तुर्क मंगोल शैली में अपनी सेना बनाई, सेना का संगठन, सैन्य संगठन किया तुर्क मंगोल शैली में। इसमें डेसिमल सिस्टम हुआ करता था। ये प्राचीन भारत से सेना का पद्धति में थोड़ा अन्य परिवर्तन हमको दिखाई देता है। तो ये मंगोलों का परिप्रेक्ष्य आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह से आप देख सकते हैं। ये सामने चित्र है, ये अपने आप में एक भयावह चित्र था। मंगोल अपने आप में ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी रखते थे, मंगोल अपने आप में बहुत भयावह थे। जिस तरह से वो जिन एरिया से गुजरते थे वहां बड़ी तबाही मचाते थे, और नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि अलाउद्दीन ने दिल्ली को, अपने राज्य को इनके आक्रमण से सुरक्षित रखा। ये मंगोल हैं, अटैक कर रहे हैं। अब उसने जो विजय अभियान किए उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो उत्तर भारत की तरफ अभियान और एक दक्षिण भारत की तरफ, नॉर्थ इंडिया का अभियान और दक्षिण भारत का अभियान। उत्तर की तरफ अभियान में हम देख रहे हैं ये रणथंभौर भी है, चित्तौड़ भी है, मालवा भी है, राजस्थान के अन्य भाग भी हैं, आदि 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 आदि। और दक्षिण भाग में हम देख रहे हैं देवगिरी है, वारंगल है, द्वार समुद्र है, और दक्षिण में पांड्य राज्य तक। तो इसके दो पार्ट हैं, इन पार्ट्स को आप थोड़ा सा ठीक से समझ सकते हैं। आगे अगले चित्र में ये उत्तर भारत का अभियान है, और ये सबसे पहले रणथंभौर है। रणथंभौर आप देख को ध्यान होगा 1301 में, खूब हमारे यहाँ अपने राजस्थान में नाम आता है, जिसके लिए हम कहते हैं हमीर, राजा हमीर, और एक फेमस अपने यहाँ नाम लेते हैं हमीर हट। तो राजा हमीर के साथ इसका युद्ध हुआ, और हमीर के साथ युद्ध होने का मुख्य कारण यह था कि गुजरात अभियान जो कि 1299 में हुआ था, 1299 में गुजरात अभियान हुआ था और अलाउद्दीन की सेनाएं जीती थी, गुजरात पर नियंत्रण हो गया। उस युद्ध के दौरान की कुछ सेनाएं, कुछ सैनिक यहाँ पर राजनीतिक शरण लेते हैं, और ये जो हमीर है, राजा हमीर, वो रणथंभौर में आए हुए इन सैनिकों को सुल्तान को लौटाने से मना कर देता है, और इसका परिणाम 1301 में अभियान हुआ। हालांकि इससे पहले चित्तौड़, इससे पहले ये जो अभियान था वो जलालुद्दीन खिलजी भी कर चुका था, लेकिन वो असफल रहा। अब आप देख सकते हैं चित्तौड़ पर अभियान, ये चित्तौड़ पर 1303 में अभियान हुआ। इसको आपको ध्यान होगा, पिछले 2-3 साल पहले एक मूवी आई थी जिसको हम पद्मावत नाम दिया गया था, रानी पद्मावती पर वो कहानी थी। और ये वाला जो इतिहास है हमारा, एक ऐसा इतिहास है जिसमें इतिहास के बजाय कथाओं पर इतिहास बनाया गया। जैसे पद्मावत को मान लिया गया महत्वपूर्ण। पद्मावत एक साहित्यिक रचना है मलिक मोहम्मद जैसी की, उत्तर प्रदेश में 150 साल के बाद लिखा गया एक ग्रंथ है, एक यूं कहें कि काव्य ग्रंथ है। इससे उसको इतिहास नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं किस तरह से ये आज का हमारा चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ के किले का स्ट्रक्चर, इस पर अटैक करना था। इसका एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये दक्षिण जाने का मार्ग था, गुजरात जाने का मार्ग था, और इस स्ट्रेटेजिकली, जब जिसको हम जियोपॉलिटिकल
तौर तरीका कहते हैं, उसके हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण किला था, इसलिए अलाउद्दीन इस पर नियंत्रण रखना चाहता था। कहानी रानी पद्मावती की बना दी गई, लेकिन वो चित्तौड़ के किले को नियंत्रण करना चाहता था। ये आप देख सकते हैं, आप लोगों ने ये कहानी सबने सुनी है। ये रत्न सेन या रत्न सिंह है, ये रानी पद्मावती, और सामने लिखा हुआ टॉकिंग पैरेट, वो हीरा मन वाला तोते की बात आती है जो। ये मलिक काफूर है जो कि गुजरात अभियान के दौरान सुल्तान की सेना में आया था। ये वो प्रसिद्ध चित्र है जो आप सब लोगों ने जानते हैं, जिसके बारे में रानी पद्मावती द्वारा जौहर लेना अपने पूरे साथियों के, अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे कलीग्स के साथ, और 1301 में चित्तौड़ जीत लिया गया। ये चित्तौड़ की फतह हो गई। ये आप देख रहे हैं कि सेनाएं किस तरह से ऊपर बढ़ रही हैं। अब ये दक्षिण भारत का अभियान आप देख सकते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी का उस वक्त का पिक्चर इमेजिन किया गया है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप देख रहे होंगे, और ये दक्षिण के अभियान है। अब इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देवगिरी। ये देवगिरी वो क्षेत्र था जहां पर इससे पहले भी अलाउद्दीन ने अभियान किया था। देवगिरी है, गुलबर्गा है, दार समुद्र है और पांडे है। एक मलिक काफूर नाम का, अभी जो मैंने चर्चा आपसे की थी, मलिक काफूर नाम का इसका एक सेनापति था, जो कि एक तरह का थर्ड सेक्स था। मलिक काफूर नाम का एक सेनापति था। इस सेनापति द्वारा ही ये दक्षिण का भाग जीता गया, लेकिन थोड़ा फर्क था। उत्तर भारत के संबंध में अलाउद्दीन की नीति ये थी कि राज्यों को जीता जाए और उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। हालांकि राजपूताना के केस में थोड़ा सा स्वायत्ता भी दी गई, लेकिन राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन यहाँ के बारे में नीति ये थी कि इनको जीतो, इनके आर्थिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करो, लेकिन इनके राज्यों का अधिग्रहण नहीं करो। तो किसी भी दक्षिण के राज्य का अधिग्रहण नहीं किया गया। जबकि आप देख रहे हैं मलिक काफूर, ये पिंक कलर आप देख सकते हैं, मलिक काफूर की सेनाएं कहां तक जा रही हैं? मदुरई तक जा रही हैं, यानी कि मालाबार रीजन तक जा रही हैं, और इन सब पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। इनका रिसोर्सेज खींच लिए गए, ले लिए गए, बहुत तरह की इनको धन की प्राप्ति होती है, लेकिन इनका अधिग्रहण नहीं किया गया। ये दक्षिण में शाही सेनाएं पहली बार जा रही हैं, दिल्ली की सेनाएं, ये आप देख सकते हैं उस वक्त का दक्षिण भारत। सॉरी, ये अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों की बात हम करेंगे। किस किस तरह के सुधार है? प्रशासनिक सुधार है, आर्थिक सुधार है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है, मिलिट्री सुधारों की जरा थोड़ा सा बात करें। सैन्य सुधार में सबसे पहले क्या किया? जो सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज, उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, पुनः उसको संगठित किया गया। कैश बेस्ड आर्मी बनाई गई, नगद वेतन देना शुरू किया उसने। 4.6 4.7 इतने की इसने घुड़सवार सेना तैयार की। क्यों चाहिए थे घुड़सवार सेना? एक तो उनका अटैक हो रहा था मंगोलों का, दूसरी तरफ उसको भारत में भी विजय अभियान करने थे। कैश देना शुरू किया, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शुरू की, दाग एवं होलिया प्रणाली। ये बात तक चलती रही। दाग, घोड़े पर दाग लगाया जाता था ताकि घोड़े चेंज न किए जा सके। उस जमाने में घोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है युद्ध जीतने का, किसी राज्य निर्माण का। तो घोड़े पर दाग की प्रक्रिया, और हुलिया ये सैनिकों का एक तरह का वेरिफिकेशन होता था, तो ये हुलिया था। तो ये पद्धति उसने शुरू की। तो सैन्य सुधार उसने किए। राजस्व सुधार में उसने एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवान ए मुस्तखराज। ये खूब पूछा जाता है, दीवान ए मुस्तखराज। ये अतिरिक्त राजस्व वसूल करने का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, और जिसके माध्यम से एक बात और उसने की, वो था कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने खुती सिस्टम को समाप्त किया, खुती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। खुत और मुकद्दम, ये दो शब्द मिलते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, और इनके पास राजस्व वसूली के अधिकार हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने यह सब समाप्त कर दिया, और उनकी जगह अपने अधिकारी नियुक्त किए, अब इसके साथ साथ जो राजस्व सुधार आया, जो मिलिट्री सुधार आया, जो अन्य तरह के सुधार आए, उसके कारण से राज्य महत्वपूर्ण बन गया। जब हम
मार्केट कंट्रोल की बात करते हैं, तो मार्केट कंट्रोल एक ऐसी बात थी, इतनी बड़ी आपने सेना इकट्ठा कर ली, इसको खिलाएंगे कहां से? इसलिए एक बात आई कि फ्रॉम पिन टू एलिफेंट, पिन टू एलिफेंट। उस समय क्या होता था, एक बड़ी आज के टर्म्स के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो उस समय इन्फ्लेशन रेट बहुत हावी था, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। जो महंगाई थी, महंगाई की वृद्धि दर ज्यादा थी, इसको कंट्रोल करने के लिए उसको मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लानी पड़ी, और पिन टू एलिफेंट यानी छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक उसने अपने नियंत्रण में कर ली। जैसे हम आज बोलते हैं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, गवर्नमेंट का जो पीडीएस सिस्टम होता है वो इस तरह का पीडीएस सिस्टम था। उस पीडीएस सिस्टम के बेसिस पर उसने अपना एक पूरी व्यवस्था शुरू की। अब ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने एक सुदृढ़ राज्य स्थापित किया। हालांकि ये बलपूर्वक स्थापित किया गया राज्य था, लेकिन उसने मार्केट कंट्रोल, आज भी अलीगढ़ स्कूल के इतिहासकार बोलते हैं कि ही वाज द बेस्ट इकोनॉमिक सुल्तान, एक इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका सबसे बेहतर रहा। तो ये आप देख सकते हैं बाजार नियंत्रण नीति की व्यवस्था का एक चित्र हमारे सामने है। आज हम यहां पर इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।